morning, my YouTube family from the Queen of Hills, that is Mussoorie, and right now I am in Landor. एकदम गुड वाली गुड मॉर्निंग की शुरुआत होती है इन हनुमान भक्तों को देखकर। वैसे तो इन्होंने सुबह 5 बजे ऐसा आतंक मचाना शुरू कर दिया था कि लग रहा था कि हम अंग्रेजों के जमाने में पहुंच गए हैं और फिर से गोलियां चलना शुरू हो गई। खुलने पे मैंने सोचा बालकनी के थोड़ा सा गेट खोला जाए, बट सामने इन महानुभावों को देखकर मेरी सिट्टी पिट्टी गुम थी। वैसे इनकी अर्ली मॉर्निंग शुरू हो गई थी रात के 4 बजे से और पूरी बारात लेके आए थे। बाकायदा उन्होंने योगा प्राणायाम किया, इतना धूम धड़ाका किया कि हम सब उठ के बैठ गए। सुबह सुबह मसूरी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई थी। पहाड़ों के पीछे से सूर्य देवता निकल रहे थे और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से छन के रोशनी पूरी मसूरी पे चादर फैलाए बिखर गई थी। हल्की सर्दी और गुनगुनी धूप का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लग रहा था, खासकर उस वक्त जब अपने उत्तर भारत का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करने लगा था। हम लोग जान बचा के घर से भागे थे कुछ दिन की राहत लेने के लिए, लेकिन वो कहावत सुनिए ना, बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी, कभी ना कभी तो वापस लौटना था। जहाँ हम रुके थे वहाँ का आउटर एरिया कुछ इस तरह दिख रहा था। अपने लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि 1825 में कैप्टन यंग जब देहरादून से ऊपर की ओर आया शिकार करने, तो उसने मसूरी की खोज की और 1827 में उसने लैंडोर में आके एक सैनिटोरियम बनवाया जो आज कैंटोनमेंट बोर्ड के नाम से है। इस जगह अंग्रेज अधिकारी रुका करते थे और उनकी सेना यहाँ लैंडोर में रहा करती थी, इसीलिए मसूरी और लैंडोर को 2 जुड़वा बहनों के नाम से जाना जाता है। अब ये छावनी बोर्ड का ऑफिस है और गेस्ट हाउस है और इसको सन 1828 में बनवाया गया था। इस फोटो पे लिखा हुआ है और ये यहाँ के कैंटोनमेंट बोर्ड का मेन गेट है। सुबह सुबह हमारे ये दोस्त हमें फिर मिल गए थे और मैं आपको दे देती हूँ ये कैंट बोर्ड का टूर। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी थी और ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये कैंट बोर्ड का ऑफिस है। यहाँ आज के टाइम के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी रुका करते हैं, उनकी ऑफिस बनी हुई है। देखने से लग रहा है कि ये अंग्रेजों के ज़माने का ही बना हुआ होगा। मुझे तो ये जगह ही हिस्टोरिकल एंड टूरिस्ट प्लेस लग रही थी। इतनी ऊंचाई पे बनाए गए ऑफिस एंड इनके आवास कितने खूबसूरत रहे होंगे उस ज़माने में, जब आज ये ऐसे हैं। तो ये गेस्ट हाउस का एरिया है जहाँ हम रुके थे और ये बाहर बालकनी है जो कि मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सबसे सुंदर जगह थी मेरी ये। और ये अंदर है डाइनिंग रूम। हम लोग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके यहाँ से रवानगी की तैयारी में थे और यहाँ से कनेक्टेड था पहला रूम। ये हमारे पतिदेव बाहर से आ रहे हैं और ये फर्स्ट रूम है जिसमें पापा मम्मी रुके हुए थे। ये सब इंटरकनेक्टेड ही था और देखने से लग रहा था कि सच में बहुत पुराना बना हुआ आर्किटेक्चर है। इसकी ज़रा रूफ देखिए आप। यहाँ हमारे ससुर जी चाय पी रहे हैं सुबह सुबह और ये अंदर वाला रूम मेरा था। ये भी एकदम एंटिक पीस लग रहा था मुझे देखने से। अगर हॉन्टेड मूवी की शूटिंग की जाए तो ये परफेक्ट रहेगा। ये पुराने ज़माने की चेयर्स देख के याद आ रहा है, ये अपने आप हिलने लगती थी। बहुत पुराने अंग्रेज़ रहा करते थे, उनके कोई बच्चा कोई बीवी इसमें उनकी आत्माएं रुक जाती थी। बड़ा सा मिरर था और ये बाहर बालकनी के साइड एक गेट और था। यहाँ सुबह से ये महाराज जी डेरा डाले हुए थे जो हमें बाहर जाने से टोटली मना कर रहे थे। हाय बाय हेलो गाइस, हम इन लोगों को लेके आए हैं पहाड़ों पर। ये है मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट लैंडोर और यहाँ पे और आगे सबकी तबीयत खराब हो गई। ये मेरे माँ बाप सब बीमार पड़ गए। बोलना क्या है, सब तो जानते हैं तुम माँ बाप हो। सुबह नहा धो के हम सब रेडी थे बाहर निकलने के लिए, लेकिन उससे पहले मैंने कहा कि ये मेरी फेवरेट लोकेशन थी जहाँ फ़ोटो वीडियो बड़े अच्छे आ रहे थे। तो मैंने पतिदेव को लगाया काम पे, हालांकि वो बीमार थे, तो बड़े प्यार से उन्हें मनाया। डर के मारे उनसे ज़्यादा नहीं बोला गया, तो फिर मैंने अपने ड्राइवर भैया को काम पे लगा लिया। उन्होंने कैमरा पकड़ाया और कहा भैया रिकॉर्डिंग शुरू करिए। तो देखा आपने कैसी मिन्नतें कर करके वीडियो बनवाई जाती हैं, यहाँ से बना लो वहाँ से बना लो, सबको जो जो फ्री होता है सबको कैमरा पकड़ाए जाते हैं। फिर लास्ट में सोचा चलो थोड़ा खुद भी मेहनत कर ली जाए। हम सब यहाँ नाश्ता करके अब अपने अगले पड़ाव पर जाने के लिए तैयार थे और फाइनली हम लोग लैंडोर से अब वापस जा रहे थे। वही रास्ता है जो मैंने आपको दिखाया था आते वक्त। नीचे मसूरी नज़र आ रही है। ये देखिए कितना गंदा काम है ये। और हमारा जो कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया था वो लैंडोर की सबसे ऊंची पहाड़ी में बनाया गया था। इतने शार्प टर्न थे कि ऊपर चढ़ने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही थी। ये वीडियो स्टॉक स्कूल है जो मैंने आपको कल दिखाया था।
फीस के मामले में इंडिया में दूसरे नंबर पे आता है और लोकेशन की तो बात ही मत करिए, जन्नत ही है। अगर आप 22 लाख रुपए सालाना फ़ीस पे करने में सक्षम हैं तो आप भी भेजिए अपने बच्चों को। ये भी इधर से आ गए और अबुल हैदर भी इधर से है। ये पूरा स्कूल है। ये चूरन चटनी ना हमको पता नहीं क्यों वो करता है, परेशान कर देता है। यहाँ हम हाजमे पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि मेरे पति और मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी सबका हाजमा गड़बड़ हो रखा था। यहाँ हम एक भूटिया डॉग देखा, बिल्कुल मेरे सुमो जैसा। हाँ यार बिल्कुल सुमो जैसा, अरे गजब सुमो ऐसे ही है। सुमो का मुंह बड़ा है। यहाँ से थोड़ी दूर था धनौल्टी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारा अगला पड़ाव चल कहाँ रहा है, बड़ी देर से चल रहे हैं और आगे भी बहुत दूर तक जाना है। इतना मजा आपको और भी। हिमाचल जाएंगे तब हिमाचल जाएंगे तब आए। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ से निकल चुके थे लगभग 10 बजे के आसपास और हमें जाना था पौड़ी गढ़वाल। गाड़ी जाती है ना, ये स्कॉर्पियो जाती है। बड़े भारी मन से हम मसूरी और लैंडोर को बाय बाय बोल के आगे बढ़े थे, लेकिन पता था आगे रास्ता और भी हसीन होने वाला है क्योंकि टिहरी बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ के पहाड़ बहुत ही खतरनाक और यहाँ की जो वनस्पति है वो भी बहुत खूबसूरत है। हमें जाना था पोखरा हिमालयन गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है और ये जगह है टिहरी गढ़वाल। एक्चुअली गढ़वाल पहले उत्तराखंड का सबसे बड़ा ज़िला था, लेकिन बाद में आई थिंक 1994 में गढ़वाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा बना टिहरी गढ़वाल और एक हिस्सा बना पानी और पौड़ी लाइट गढ़वाल। पहुंचा दिया है। टावर नेटवर्क तभी तो हिमाचल वाले इतनी तरक्की कर रहे हैं। नहीं, हिमाचल में तो और ज़्यादा बुरी। टिहरी में अब सड़कों का जाल बिछ चुका है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। एक्चुअली टिहरी शहर को सबसे ज़्यादा विकसित शहर बताया जाता है। यहाँ लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि यहाँ रास्ते बहुत ज़्यादा शार्प टर्न लिए हुए और पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। जंगल भी बीच में आपको मिलते हैं घने। यहाँ से धनौल्टी 13 किलोमीटर और टिहरी 54 किलोमीटर दिखा रहा है। हमें आज पूरे दिन यात्रा करनी थी क्योंकि लगभग 200 किलोमीटर के आसपास का सफर तय करके हमें पोखरा पहुंचना था। बात ये है कि पहाड़ पे हरियाली, हाँ वो तो सुंदर वाली है। ये पहाड़ है और उधर जो है वो है कहाँ पे? झांसी वगैरह में वो चट्टान है, ये पर्वत है सब। ये पर्वत है। वो भी बहुत ऊपर है। अपन फिर शायद ऊपर चढ़ेंगे। कश्मीर वाला ये उत्तराखंड का एक रीजन है श्रीनगर। श्रीनगर नहीं जाना है। इस बार टाइम की कमी होने की वजह से हम लोग धनौल्टी नहीं गए। वैसे धनौल्टी का नाम काफ़ी सुना है और ये ज़्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया जाता है टूरिस्ट के थ्रू, क्योंकि उत्तराखंड घूमने के नाम पे ज़्यादातर लोगों को मसूरी याद आता है और यही रीज़न है कि पीक सीजन पे मसूरी में कुंभ के मेले जैसी हालत हो जाती है। फिर कभी मौका मिला तो धनौल्टी ज़रूर जाएंगे। धनौल्टी सुना है बहुत खूबसूरत जगह है। जस्टिस नहीं कर पा रहा। हाँ जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। कैमरा यहाँ की खूबसूरती से, इन खूबसूरत रास्तों से बिल्कुल जस्टिस नहीं कर पा रहा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, उस पे चीड़ और देवदार के पेड़ इतने खूबसूरत लग रहे थे कि कैमरे में समा ही नहीं रहे थे। वो कहाँ पे? अच्छा मैम वीडियो मत बनाओ, मारो पकड़ के चले। क्या कह रहा है? मैम वीडियो मत बनाओ। ये देखो भाई साहब बोल रहे हैं वीडियो मत बनाओ। यहाँ पहाड़ी फल मिलते हैं, खुमानी बोलते हैं उसको, खुमानी या खुमानी। ये लोग पेड़ से तोड़ के रास्ते पे जो आने जाने वाले टूरिस्ट होते हैं उनको बेचते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होता है, हालांकि मैंने पहले खाया हुआ था। और अब हम पहुँच गए थे धनौल्टी में। जय नंदी बाबा। और हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे साक्षात नंदी महाराज। जय हो नंदी बाबा। कितने छोटे छोटे यहाँ पे गाय बाबा जी परेशान नहीं करना है, बिल्कुल शांत हो जाना। बाबा जी अरे दद्दा हट जाओ यार, आराम से लगे ना। बाबा जी आराम से। बाबा जी
यहाँ रास्ते में हमें एडवेंचर गेम कराने वाले भी दिखे थे। ये धनौल्टी पहुँच गए थे यहाँ हम लोग, और अब हमें यहाँ से टेहरी पहुँचना था, न्यू टेहरी शहर। हम लोग टेहरी डिस्ट्रिक्ट में ही थे, मसूरी क्रॉस करके टेहरी डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। टेहरी गढ़वाल की अपनी अलग कहानी है। यहाँ से न्यू टेहरी शहर था लगभग 13 किलोमीटर, और इसके आगे मिलना था चंबा जो कि था 16 किलोमीटर। चंबा यहाँ का बहुत बड़ा शहर है। नया टेहरी शहर, इसको न्यू टेहरी भी बोलते हैं, ये पुराने टेहरी के डूबने के बाद बनाया गया है। अब आप पूछेंगे पुराना टेहरी तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं टेहरी डिस्ट्रिक्ट की। पहले गढ़वाल रियासत हुआ करती थी। गढ़वाल इसलिए बोलते थे क्योंकि कई सारे यहाँ गढ़ मतलब किले बने, यहाँ राजाओं के वंश की एक लंबी परंपरा रही है। टेहरी रियासत की स्थापना की थी यहाँ के राजा सुदर्शन शाह ने, इसलिए इसको शायद सुदर्शन नगर भी बोलते हैं, ऐसा मुझे याद आ रहा है। उसके बाद ये अंग्रेजों के शासन में रहा। 1972 से यहाँ पे एक बांध बनाने का काम शुरू हो गया। इसके विरोध में कई आंदोलन हुए, यहाँ के कई लोगों ने लड़ाई लड़ी, और ये हम पहुँच चुके थे चंबा शहर में। यहाँ हम चाय पानी का जुगाड़ कर रहे थे अपने। चाय बिना प्लेस बहुत सी चाय पिलाऊंगा। अब हमारा सफर शुरू हो गया था चंबा से अगले पड़ाव यानी हमारे मेन पड़ाव देवप्रयाग की ओर। हाँ, तो हम बात कर रहे थे टेहरी बांध बनाए जाने की। श्री सुंदर लाल बहुगुणा, जिनका नाम यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, उन्होंने इस बांध को ना बनाए जाने के लिए बहुत आंदोलन किया, लेकिन सरकार ने एक तरह से टेहरी के लोगों से यहाँ की कुर्बानी मांग ली थी, अपने घर की, अपने गांव की, क्योंकि सरकार को पता था कि जब टेहरी बांध बनेगा जो कि एशिया का सबसे बड़ा बांध होगा, और उस बांध के बनने से पूरा टेहरी शहर डूब जाएगा। ये एक तरह से देश के हित में कुर्बानी थी यहाँ के लोगों की। 621 करोड़ यूनिट इस बांध से बनाने की घोषणा हुई थी, ताकि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तक ये लाइट पहुँच सके। भाई साहब, देवप्रयाग जाना है। तमाम सर्वे होने के बाद 1978 से टेहरी बांध का काम शुरू हो गया, और पुरानी टेहरी जिसमें ऐतिहासिक घंटाघर हुआ करता था, सैकड़ों गांव थे, हजारों घर बने हुए थे, वो सब डूब गए, और लोगों ने अपने गांव को, अपने घरों को अपनी आंखों से डूबते हुए देखा। वो दिन अभी भी यहाँ पे ब्लैक डे के नाम से याद किया जाता है। और उन्हीं विस्थापित परिवारों को सरकार ने एक ऊंचाई पे नई जगह बसाया, जिसको आज हम बोलते हैं न्यू टेहरी। तो क्या ऐसा सच में कुर्बानी नहीं माना जाएगा? आज हम उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ सब हम लोग जो लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी की जमीन की, घर की कुर्बानी देके नसीब हो रही है। ये एशिया का सबसे बड़ा बांध है, और इसीलिए पहाड़ों की जो सुरक्षा है, पहाड़ों का संरक्षण है, वो और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लैंडस्लाइड, भूकंप, इन सब से अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी कैजुअलिटी होती है टेहरी डैम में, तो पूरा उत्तर भारत डूब जाएगा। इसीलिए यहाँ की जंगल, जमीन, इन सब का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। पेड़ों में अभी जंगल में आग लगी हुई थी, उन सबको देख के डर लग रहा था कि इस बहुत खतरे की निशानी है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, पहाड़ों के लिए बिल्कुल खतरा है, और इस खतरे की चपेट में सिर्फ पहाड़ ही नहीं, पूरा देश है। जितनी बार आप पहाड़ों पे जाएंगे, आपको वहाँ पे क्राउड उतना ज़्यादा मिलेगा, पेड़ पौधे उतने कम हो जाएंगे, कंस्ट्रक्शन उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जो खूबसूरती हमें आज दिख रही है एकदम स्विट्जरलैंड जैसी, वो हो सकता है आने वाले 10 साल में ना दिखाई दे। यहाँ का राज्य पेड़ बुरांश वो ऑलरेडी विलुप्त होने की कगार पे है। हनी सिंह वही वाला रास्ता है जो पिछली बार आए थे। गढ़वाल में सब में ये सेम ही रास्ता मिलेगा। इन खतरनाक मोड़ पे पता नहीं क्यों मुझे हनी सिंह याद आ रही थी, जबकि भगवान याद आने चाहिए थे। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उत्तराखंड भारी बारिश की तबाही में फंसा हुआ है। कुमाऊं मंडल पूरा बाढ़ में डूबा हुआ है, पहाड़ों में लैंडस्लाइड होने लगी है, कई रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं। और ये वीडियो आप देख रहे हैं जून मंथ का। उस वक्त इतनी ऊंचाई पे भी भारी तपन महसूस हो रही थी, पहाड़ एकदम गर्म हो रखे थे, जंगल में कई जगह आग लगी हुई थी। और एक ज़माने में टेहरी में आपको पता है स्नोफॉल हुआ करता था, लेकिन अब स्नोफॉल जैसी कोई सिचुएशन आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे। इवन मसूरी में भी स्नोफॉल देखने अगर आप जाएंगे तो हो सकता है दिसंबर जनवरी में भी ना मिले। दिस इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि खूबसूरती आकर्षण को जन्म देती है। आकर्षण मतलब अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी रोजगार यानी दोहन को जन्म देती है। कोई भी खूबसूरत चीज़ होगी वो उसका दोहन उतना ही अधिक होगा, और दोहन मतलब विनाश। 10 साल पहले मैं देहरादून गई थी, तब वहाँ मुझे कहीं कूलर नहीं दिखाई दिया था, लेकिन अब लोग वहाँ एसी में रह रहे हैं। ये परिवर्तन आया है इन 10-15 सालों में। ये पहाड़ सिर्फ पहाड़ियों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए जरूरी है। प्रकृति के भंडार है, इनको हम अपने स्वार्थ में खत्म नहीं कर सकते। वी शुड नॉट बी सो सेल्फिश। बादल इन डरावने रास्तों से हम आगे बढ़ रहे थे, और हमें अब अगला पड़ाव अपना पाना था, वो था देवप्रयाग। देवप्रयाग तो आप सब जानते हैं, जहाँ से गंगा को अपना रूप मिलता है, अपना नाम मिलता है। मम्मी, आपको मुझे
है कोई जगह नहीं होता है। सन्नाटे वास्ते का डर नहीं है यहाँ पे, बस ट्रेन ना निकल के आ जाती है। उतना बढ़िया है। भीड़ होती है तो एक लंबे रास्ते पे हम लोग चले जा रहे थे जो कि बिल्कुल सुनसान था, जैसे कि पहाड़ों पे होते हैं। तो हमारे पापा को डर लग रहा था कि इन सुनसान रास्तों पे हम लोग जा रहे हैं, कोई अचानक से आ जाए, कोई अनहोनी हो जाए। तो हम लोग समझा रहे थे कि इन पहाड़ों पे बहुत शांति होती है, यहाँ चोरी डकैती ऐसा कुछ नहीं होता। बस हाँ, ये हो सकता है कि जंगल से कोई जानवर, शेर, तेंदुआ आपके सामने अचानक प्रकट हो जाए, क्योंकि पहाड़ी लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, सीधे होते हैं। यहाँ पे क्राइम नहीं होते, लेकिन यहाँ के लोग बहुत साहसी होते हैं। आर्मी में आप देखिए पहाड़ी आपको बहुत मिलेंगे। जब भी कहीं कुछ अनहोनी होती है सेना पे, तो शहीदों में कोई ना कोई उत्तराखंड का जरूर होता है। हमारे माननीय जनरल विपिन रावत जी भी उत्तराखंड के ही थे। और अब हम अचानक से पहुंच गए थे फिलिस्तीन और गाजा के बॉर्डर पे। जस्ट किडिंग, हम लोग पहुंच चुके थे टिहरी गढ़वाल की गजा तहसील में। ये काफ़ी बड़ा शहर था टिहरी गढ़वाल का। एक और दूसरा नरेंद्र नगर जैसा ही। नरेंद्र नगर तो यहाँ के राजा नरेंद्र शाह के नाम पे बसाया गया है। बहुत पुराना शहर है, जो कि यहाँ की तहसील भी है। यहाँ स्पेशली आयुर्वेद और योग से ट्रीटमेंट किया जाता है बीमारियों का। अब पौड़ी गढ़वाल था 84 किलोमीटर और देवप्रयाग रह गया था 39 किलोमीटर। घूम के ये ऐसे ही जाएगा। देवप्रयाग की समुद्र से ऊंचाई कम है, इसलिए हमें नीचे घाटी की तरफ जाना था, क्योंकि घाटी में ही अक्सर नदियों का संगम होता है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी का संगम होगा, जो आपको हम अभी आगे दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है वो। देवप्रयाग का नाम देवप्रयाग क्यों पड़ा, इसके पीछे कई कहानियाँ हैं। एक तो कहते हैं कि यहाँ देवदर्शन नामक एक व्यक्ति ने तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। पंच प्रयागों में ये सबसे आखिरी प्रयाग है, या कह सकते हैं यहाँ से सारे प्रयाग शुरू होते हैं ऊपर की तरफ। और ये आप देख रहे हैं हमारे साथ साथ बहती हुई आ रही हैं भागीरथी, जो सीधा गंगोत्री से निकल रही हैं। इनका रंग एकदम हरा दिखाई देगा। सतोपंथ ग्लेशियर से निकल रही हैं अलकनंदा जी। जब ये भागीरथी से मिलेंगी तो इनका नाम गंगा हो जाएगा। ये सीन बहुत ही सुंदर लग रहा था कि पहाड़ों के बीच से भागीरथी जी निकलती हुई आ रही हैं और हम इनके साथ साथ चल रहे हैं। और हम यहाँ रुक के थोड़ी देर भागीरथी को देख रहे थे, उनको निहार रहे थे। कितनी अलौकिक लग रही थी ये बहती हुई। ये हमारे गंगा माँ का मायका है। वैसे भी उत्तर काशी को गंगा जी का मायका बोला जाता है, कि वहीं गंगोत्री में उनका जन्म होता है। स्कंद पुराण के केदारखंड की माने तो जब भगवान राम ने रावण सेना का और रावण का वध किया, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तब वो लक्ष्मण और सीता जी देवप्रयाग में तपस्या करने के लिए आई, इस पाप मुक्ति के लिए। और फाइनली हम भी अपनी पाप मुक्ति के लिए पहुंच गए थे देवप्रयाग में, अलकनंदा और भागीरथी का संगम देखने। क्योंकि हमें CMD पौड़ी पहुंचना था और वहां पहुंचते पहुंचते हमें रात हो जाती, इसलिए हमें देवप्रयाग में रुकने का ज़्यादा वक्त नहीं मिला। इसलिए हमने हाईवे से ही अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देखा। वैसे तो यहाँ स्नान करने का मन था, लेकिन समय की कमी थी और गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ भी धूप भी बहुत तेज़ थी। और आज रात एनी हाउ हमें पोखरा पहुँचना था, इसलिए हमने ये काम दूर से ही किया। सामने देखिए संगम का दृश्य। ये सामने है केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी, पहाड़ों पे बसी हुई है। और ये नीचे देखिए दो अलग अलग रंगों में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता हुआ, कितना अद्भुत दृश्य है। जो हरे रंग की दिख रही हैं बाईं ओर, ये भागीरथी हैं जो हमारे साथ साथ आ रही थी, और उधर जो काले रंग की है वो है अलकनंदा। आपको एक बात बताएं, अलकनंदा को बहू और भागीरथी को सास बोला जाता है, इसलिए इस संगम को सास बहू को संगम भी कहते हैं। अच्छा, मैं नवंबर में भी आया था, बहुत ब्राइट ब्लू कलर का। अच्छा, हाँ एक बार मैंने भी देखा है वीडियो में। नवंबर का फोटो देखा सामने का रास्ता देखो, नवंबर की फोटो है। हाँ, इसमें पानी और क्लियर होता है। ये नवंबर की है। इसी संगम पे एक शिला बनी हुई है, जहाँ कहते हैं भगवान राम के पदचिन्ह जहाँ उन्होंने तपस्या की थी, वो आज भी दिखाई देते हैं। लोग वहाँ पूजा करते हैं। लोग कहते हैं कि अलकनंदा यहाँ पे साल में 7 बार अपना रंग बदलती हैं। ऐसे मौसम के हिसाब से नदियों के रंग में परिवर्तन होता ही है। आपको ये संगम दृश्य कैसा लग रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यहाँ से गंगा जी आगे ऋषिकेश और हरिद्वार की ओर निकलती हैं। अब जाकर हमें अपनी यात्रा संपूर्ण सी लग रही थी। प्लीज लाइक दिस व्लॉग। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।